सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो जेई और नीट के क्वेश्चंस हैं। तो जेई और नीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हमें कुछ एक दो सप्लीमेंट्री टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें कुछ एक दो डेरिवेशंस देखनी पड़ेंगी, तभी हम लोग वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। सो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charged circular ring on its axis। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रिंग को इमेजिन करना पड़ेगा। दिस इज अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r with center O. This is center O, this is radius r. The ring is sharing charge capital Q plus Q which is uniformly distributed over circumference of the ring. So ring के circumference पर length पर uniformly charge distributed है और वो जो distributed total charge है वो है Q. We have to find electric field at point P at a distance x from the center of the ring. So हमें रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे तो ये हमारी डिस्क है, रिंग और डिस्क में डिफरेंस होता है, रिंग अंदर से होलो होती है, डिस्क में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो लेट्स से ये एक रिंग है, इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और इस रिंग का जो रेडियस है वो है R। हमें इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है P और वो सेंटर से इसके x डिस्टेंस पर है, हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करेंगे। उस छोटे से एलिमेंट को नाम दिया AB ऑफ लेंथ dl कैरिंग चार्ज dq। सो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो हम लोगों ने ली dl एंड इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो हमारा चार्ज आएगा उस चार्ज को हम लोगों ने लिया dq। सो इस एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो हम लोग देखेंगे वो डिस्टेंस होगा ये। चार्ज से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं r, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारी एक रिंग है, इस रिंग में ये हमारा जो डिस्टेंस था ये था r, ओके, यहां से लेकर यहां तक हमारा जिस पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो था x। अब एलिमेंट से पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से, ये r है, ये x है, r एंड x, तो ये जो एलिमेंट का डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dq। सो q लेंथ, सॉरी 2 पाई r लेंथ कैरी चार्ज q। सो dl लेंथ कैरी चार्ज q ओवर 2 पाई r इंटू dl विच इज नोन एज dq, जिसको हम लोगों ने dq लिया है। सो dq वो चार्ज है जो dl लेंथ के ऊपर है, ओके, एंड dl एक स्मॉल एलिमेंट है। सो हम इस स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं dE। व्हाट इज dE? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, ओके। सो dE की वैल्यू होगी k dq over r square। k, what is dq? dq is q over 2 pi r into dl over r square. What is r? r is the distance of the point from the charge, that will be under root r square plus x square to the power 2। सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक छोटे से एलिमेंट की, ओके। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस रिंग के बिल्कुल इस एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट लिया
of same length CD. This element is CD and the length of the CD is same DL. ओके तो हम लोगों ने यहाँ पर इसी रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेट्स से ये हमारा पहले वाला एलिमेंट था AB. अब AB के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट, आई रिपीट डायमेट्रिकली अपोजिट हम लोगों ने एलिमेंट लिया CD ऑफ सेम लेंथ. इन दोनों एलिमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ सेम है. ओके नाउ अब इस पॉइंट का डिस्टेंस था R और इस नीचे वाले पॉइंट का भी डिस्टेंस है R एंड इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा DE बट डायरेक्शन अलग होगी. डायरेक्शन अलग क्यों होगी? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी. तो इस पॉइंट पर इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ये आ रही है. ओके अब अगर हम लोग FVD या हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इस पॉइंट P पर हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं. ओके ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड है मींस लेंथ जो है वेक्टर की वो सेम है. ओके अब हमें इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे. तो अगर हम लोग देखें इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल हमारे सेम रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. ओके सिमिलर रहेंगे तो एंगल सेम होंगे. नाउ दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों थीटा थीटा एंगल हो गए. अब अगर हम लोग यहां पर इसका FVD ड्रॉ करें, दिस इज DE, दिस इज आल्सो DE एंड दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. तो जब हम DE के कंपोनेंट्स करेंगे तो यहां पर हमारा आएगा DE cos थीटा इसके, और ऊपर की तरफ आएगा DE sin थीटा. सिमिलरली जब हम इस DE के कंपोनेंट्स करेंगे तो इधर की तरफ आएगा हमारा DE cos थीटा एंड डाउनवर्ड आएगा DE sin थीटा. नाउ द वैल्यू ऑफ DE इज सेम, द वैल्यू ऑफ थीटा इज आल्सो सेम, so DE sin थीटा will be equal and opposite, therefore they will cancel out each other. तो यहाँ पर हमारा DE sin थीटा की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी. अब हमारा बचेगा क्या? DE cos थीटा. ओके अब हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं, अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ही कंपोनेंट्स रहे या बचे, बाकी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए. सिमिलरली अगर हम इस रिंग का ये वाला एलिमेंट देखें तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी. इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जब हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे तो हमारे कंपोनेंट्स क्या आएंगे? यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे आ रही हैं. ओके अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जब हम कंपोनेंट्स करेंगे बेटा तो इधर की तरफ आएगा कॉस एंड इसका इधर की तरफ आएगा साइन. सिमिलरली इस एलिमेंट का इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ आएगा कॉस और इधर की तरफ आएगा साइन. तो जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स हैं उन सभी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स के DE sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम अप होगी DE cos थीटा का. सो वी कैन सी दैट या वी कैन ऑब्जर्व दैट DE sin theta component of all diametrically opposite pair will cancel out each other. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी रिंग की वो होगी DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, बिकॉज सभी अपोजिट एलिमेंट्स के DE cos थीटा रहेंगे. एंड DE की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, हम लोगों ने फाइंड आउट करी हुई है K √r² प्लस x² Q by 2πr into DL. This is DE cos theta. Cos theta will be base over hypotenuse, so it will be x over √r² plus x².
एंड इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम देखेंगे हमारे ये जितने भी टर्म्स हैं के, आर, एक्स, आर, क्यू, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है बिकॉज पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस फिक्स है, रेडियस फिक्स है, टोटल चार्ज क्यू फिक्स है। तो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद जो ई नेट आएगा, और वी कैन राइट हियर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 एंड इसकी पावर हाफ है, सो के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। नेक्स्ट इज क्यू ओवर 2 पाई आर, क्यू ओवर 2 पाई आर into x integration of dl। what is dl? dl is the small element, एक छोटा सा एलिमेंट था, उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ को जब आप इंटीग्रेट करोगे पूरी रिंग के लिए तो वहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल इंटीग्रेशन के बाद टोटल लेंथ 2 पाई आर। सो 2 पाई आर एंड 2 पाई आर विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग के लिए आएगी ऑन एक्सिस वो आएगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अब यहां पर हमारे दो केसेस आ जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट केसेस आ जाते हैं इस फॉर्मूले से जो हमें डिराइव करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की आपको ध्यान रखना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड कॉस थीटा कंपोनेंट्स अवे फ्रॉम द सेंटर आएंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। ओके, अब हम इसके अंदर दो केसेस देखते हैं कि हमें दो केसेस क्या पढ़ने हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको रब कर रहे हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पोज करके इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सिमिलर डेरिवेशन हमारी 4th चैप्टर में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ओके, तो वहां पर हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो यहां पर हमारे दो केसेस हैं। केस फर्स्ट, इफ पॉइंट P is on the center of ring। सो इस रिंग के सेंटर पर हमारा पॉइंट है P। तो ये P पॉइंट उसकी एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस से पीछे शिफ्ट होकर के सेंटर पर आ गया। सो उस केस में जो हमारा पॉइंट P का डिस्टेंस x था वो रिड्यूस होते 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 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस x विल बी 0 एंड x विल बी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर इज 0। सो एक चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और एक और केस है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो 0 होती है। दिस केस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आपको ध्यान रखना है, एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सेकंड केस, इफ पॉइंट P is very far from center, it means x की वैल्यू रेडियस से बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द रिंग ऑफ रेडियस r एंड पॉइंट P is very far। सो जो पॉइंट P का डिस्टेंस है x वो इसके रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। सो x की वैल्यू अगर r से बहुत ज्यादा है सो वी कैन निग्लेक्ट आर स्क्वायर को हम यहां पर निग्लेक्ट कर देंगे। सो एक्स क्यूब टू द पावर 3/2 ये हमारा आ जाएगा के क्यू ओवर एक्स क्यूब एंड इट विल बी के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। अब के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर पॉइंट चार्ज। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बहुत दूर,
उसके सेंटर से बहुत दूर एक पॉइंट है, वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक रिंग की वजह से, दैट रिंग इन दैट केस विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ जाता है कभी कभार कि इन विच केस रिंग कैन बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो रिंग को आप पॉइंट चार्ज तब निकालेंगे जब, या एज्यूम कर सकते हैं, जब पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर या रेडियस से बहुत ज्यादा हो। सो ये हमारा एक डेरिवेशन पार्ट था। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारा जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है जेई में, वो भी हम देखेंगे। ओके, टिल देन हम इसको हटा दें। ओके, नेक्स्ट जो हमें एक डेरिवेशन या टॉपिक कवर करना है क्वेश्चन से पहले, वो है मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज का मोशन कैसे होगा, चार्ज क्या बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, तो ये हम लोगों को देखना है। टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लेट्स से ये हमारी एक प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, अप टू लेंथ L, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L, और हमारी एक नेगेटिव प्लेट है। उस नेगेटिव प्लेट की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव प्लेट है, सेम लेंथ की दोनों प्लेट्स हैं। ओके, एंड अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ड्यू टू टू शीट्स, टू पैरेलल शीट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ये फाइंड करना है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज को Q0 को प्रोजेक्ट करते हैं विथ सम वेलोसिटी V, इनिशियल वेलोसिटी U और V। ओके, वी हैव प्रोजेक्टेड द विद वेलोसिटी U, लेट्स से along x axis, we can see that इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो है y एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, एंड हमने चार्ज को प्रोजेक्ट करा है x एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमारा टॉपिक जो है 11th क्लास में हमारा एक टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उससे थोड़ा सा सिमिलर सा टॉपिक है। जैसे ही ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो हम लोगों ने एक वैल्यू, एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स का। सो इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होनी शुरू होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आएगा। सो ये चार्ज ऐसे गया है एंड इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये चार्ज धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेंड होगा। ओके, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल। अगर हम लोगों को प्रोजेक्टाइल का केस याद हो, अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते थे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर हम ऐसे फेंकते थे तो पहले सीधा जाता था, फिर देन वो नीचे आता था। नीचे किस वजह से आता था, बिकॉज उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी जो एक्सेलरेशन होती थी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती थी और पार्टिकल फोर्स के अलॉन्ग ही मूव करता है। तो जैसे जैसे हमने इस चार्ज को प्रोजेक्ट करा तो ये चार्ज धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, एंड जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और वो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम लोगों ने लिया है वाई। ओके, एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करा है उसको हम लोगों ने लिया है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज एल, जो लेंथ है प्लेट की। हम उस पॉइंट की बात करें जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट बाहर निकलेगा। तो अब हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है,
जितना ये अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आया है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये टॉपिक हमारा सिमिलर टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर कुछ इनिशियल टर्म्स, इनिशियल क्वांटिटीज लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज अलोंग एक्स एक्सिस इज u। हमने चार्ज को इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग ही प्रोजेक्ट करा है विद वेलोसिटी u। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज अलोंग y इज 0। Acceleration of charge along x is force along x over mass, and force along x is 0, therefore acceleration along x will be 0 because इस केस में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग है, और हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, either the force is in the same direction of electric field or it is in the opposite direction of electric field. It depends upon the polarity or nature of charge. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आता। तो अभी ये फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक्स के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, एंड वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन के लिए y के अलॉन्ग फोर्स ओवर मास, एंड y के अलॉन्ग जो फोर्स है वो है QE ओवर m। सो ये y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन आ गए हमारे। अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x इज L which is known, this is also known क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है, this is also known क्योंकि हमने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है वो वेलोसिटी हमें पता है। ओके, and we have to find the displacement along y axis। y axis के along displacement क्या होगी हमें ये find करनी है। So हम लोग कैसे find out करेंगे? According to second equation of motion, हम लोगों ने इस इक्वेशन को दो एक्सिस के along अप्लाई करा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अप्लाई करा along x axis। ओके, सो जब हम इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई करेंगे, सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जो स्टूडेंट्स ने 11th क्लास को प्रोजेक्टाइल मोशन को, मोशन इन अ प्लेन को अच्छे से करा होगा, उनको ये इक्वेशंस पता होंगी। हम लोग मोशन इन अ प्लेन में क्या करते थे कि हर एक इक्वेशन को दो पार्ट से ब्रेक कर लेते थे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमने इक्वेशन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ब्रेक करा, तो जो भी हमारी वेक्टर टर्म्स थी वो एक्स वाली आएंगी। टाइम इज स्केलर, सो ए एक्स इज 0, यू एक्स इज यू, एस एक्स इज एल। सो टाइम टेकन टू क्रॉस टू कवर द डिस्टेंस एल इज एल बाई यू। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय चार्ज टू कवर द डिस्टेंस एल टू कम आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप देख सकते हो ये टाइम दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितनी ज्यादा प्लेट की लेंथ होगी उसको टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा। सेकंड पॉइंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी u। अगर आप चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी कम देंगे तो टाइम, अगर u की वैल्यू कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो धीरे धीरे जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आप इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा तेज फेंकेंगे तो उसको टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। मूविंग अहेड, अगर आपको y की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी plus half ay t square. Now uy is 0 because the charge is initially projected along x axis, and sy is y, uy is 0, half ay is q naught e over m into t square, and the value of t is l by u, so l by u square. Okay, so y is equals to half q naught by m e l square by u square. So this is the displacement of particle along y axis. ओके, जब ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा तो जितना इसने y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कवर करा होगा ये वो डिस्टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर एक बात बता रहे, q by m is known as specific charge। specific charge,
कभी कभार हमारा ये एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को भी अभी डिस्कस करेंगे इस डेरिवेशन के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। फोर्स ज्यादा होगा तो उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग लगाएं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मीनिंग ये है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे हैं, प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी को आपने इंक्रीज कर दिया। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, और फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन है नीचे की तरफ वो और ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, एल। अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो चार्ज को डिफ्लेक्ट होने का जो टाइम मिल रहा था वो टाइम भी ज्यादा मिलेगा, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा अगर आप प्लेट की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट थिंग, u और u स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस को स्पीड को डबल करते हैं, सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1/4 हो जाएगी। तो अगर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन थी वो कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि उसको कवर करने में टाइम कम लगेगा, ये अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग, मास m। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल का मास बढ़ाएं, अगर हम हैवी चार्ज लें, हैवी चार्ज मींस लेट्स से अल्फा पार्टिकल या कोई और चार्ज पार्टिकल लें जिसका मास ज्यादा है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो उस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन आ रही थी वो कम होगी, और एक्सेलरेशन कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। तो अगर आप मास की वैल्यू, चार्ज के मास की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अलोंग वो भी कम हो जाएगा। ओके, एक और बात हम यहाँ पर देखें कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा हुआ है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी की एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है जिसको हमने डेरिवेशन पार्ट में करा है। एडिशनल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एंड क्वेश्चन नंबर है ये हमारा आई थिंक सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.25। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं जेई के क्वेश्चंस की तरफ, नीट के क्वेश्चंस की तरफ, और एक दो क्वेश्चंस जो हमारे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी में, उन क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेकिन तब तक आप ये डेरिवेशन को नोट कर लीजिए बिकॉज ये जेई के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन पार्ट करा है या जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट करा है उसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा एनसीईआरटी का, पेज नंबर आई थिंक 47 है, क्वेश्चन नंबर इज 1.25। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एन ऑयल ड्रॉप विद 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑयल ड्रॉप है जिसके अंदर हमारा चार्ज क्या है, उसके अंदर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑयल ड्रॉप में। सो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज होगा -12e। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -e, तो 12 एक्स्ट्रा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर चार्ज होगा -12e। इस ऑयल ड्रॉप को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से स्टेशनरी रखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारी लेट से ऑयल ड्रॉप है, अगर हम इसको स्टेशनरी रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसको नॉर्मली फ्री फॉल की कंडीशन में ड्रॉप करूँ, छोड़ूं, तो ये नीचे जाएगा ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर इस ड्रॉप का वेट नीचे लग रहा है mg। ओके, अब अगर हमें इसको स्टेशनरी रखना है तो हमें यहाँ पर इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स चाहिए होगी ऊपर, जो कि वेट के इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट होनी चाहिए, तभी ये स्टेशनरी रह सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट थिंग, द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की जो डेंसिटी है रो,
मास डेंसिटी वो हमें गिवन है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कीप इन माइंड ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर कन्वर्ट करें 1.26 10⁻³ किलोग्राम यहाँ पर आएगा, एंड सेंटीमीटर क्यूब को जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आएगा, एंड इसको सॉल्व करके हमारी जो डेंसिटी आएगी 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी। ओके, अब कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें इस ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो यहां पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब यहां पर नेट फोर्स अगर हम देखें तो एक तो हमारा आएगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला प्लस वेट। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये दोनों का जो वेक्टर सम है ये 0 होना चाहिए। सो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो माइनस ऑफ वेट वेक्टर होना चाहिए। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेट के इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट होनी चाहिए। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है इस ड्रॉप का रेडियस r। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी फोर्स है अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लें, सो मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी QE एंड वेट इज mg। वेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू g, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g इक्वल्स टू QE। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यूज पुट कर दें, हमें क्या क्या गिवन है? हमें Q की वैल्यू गिवन है 12E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2.55 इंटू 10⁻⁴। 4/3 पाई r वी हैव टू फाइंड एंड g इज 9.8। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी एंड वही हमें निकालना है। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स पार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को अवॉइड करेंगे, बिकॉज हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मेन कंसेप्ट है फोकस करना कंसेप्ट पर। ओके, तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1.25। अब यहाँ पर आपने चार्ज का नेगेटिव साइन नहीं लिया बिकॉज आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हो। ओके, जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो चार्ज का साइन नहीं आएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लेते, अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लेते यहाँ से आते इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आता -12E माइनस mg, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन होता, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के अगेन आपकी r की वैल्यू आ जाती। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1.25। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इट इज ऑल्सो फ्रॉम JEE 2019। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h। सो ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक चार्ज रिंग है और इस चार्ज रिंग में h डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। ओके, तो आपको ये फाइंड करना है कि इस h की वैल्यू क्या हो सो दैट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं r/√5 एट अ डिस्टेंस ऑफ r/√5, सेकेंड ऑप्शन r/√2, थर्ड ऑप्शन r, फोर्थ ऑप्शन r√2। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। आपको कह रहा है कि एक चार्ज रिंग है, इस चार्ज रिंग के सेंटर से h डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये h डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? सो यहाँ पर हमारा रिंग की जो डेरिवेशन होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये अभी हम लोगों ने देखा था k⁴/r² प्लस हम लोगों ने डिस्टेंस x लिया था, तो यहाँ पर x आ रहा था, यहाँ पर h आएगा, h² 3/2 h। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू अ रिंग। ओके, अब आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट आ जाता है मैक्सिमा मिनिमा का। तो जिन स्टूडेंट्स के पास
11 12 में मैथमेटिक्स नहीं है, उनको हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर किसी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दी हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दी हो, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो आपको E की वैल्यू मैक्सिमम गिवन है, सो DE बाई DH शुड बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और वो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, बिकॉज हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम H के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम यहाँ पर D बाई डी एच ऑफ दिस करेंगे, दिस विल बी K Q H ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट टर्म्स है जिसके अंदर H इंक्लूडेड नहीं है वो बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा D बाई डी एच K Q H ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू द पावर 3/2 शुड बी 0, और ये टर्म वहां पर डिवाइड होकर के 0 हो जाएंगी। तो अब हमें H इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास एक क्वोशंट रूल होता है मैथमेटिक्स में, D बाई डी एक्स ऑफ U डिवाइडेड बाई V, वो होता है V स्क्वायर V du बाई डी एक्स माइनस U dV बाई डी एक्स। तो यहां पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। V हमारा डिनोमिनेटर जो है पहले उसका स्क्वायर होगा, सो उसका स्क्वायर हमारा आएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की पावर 3/2 होल स्क्वायर, दिस इज V स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू पावर 3/2, एंड H का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू H, तो H का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू H हो जाएगा 1। आगे अगर हम लोग बढ़े, अब हमें H को बाहर रखना है, U को बाहर रखना है न्यूमरेटर को, एंड हमें डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का। सो डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का होगा 3/2 R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता होना चाहिए। D बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है nx टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन का रूल है। ओके, फिर हम लोग करेंगे h स्क्वायर का। h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2h, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये यहाँ पर डिवाइड होकर के मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, नेगेटिव टर्म वहाँ पर जाके प्लस हो जाएगी, सो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3h स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू द पावर 1/2, एंड 1/2 और 3/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। ओके, सो दिस विल बी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, 2h स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, एंड हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी R/√2। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि एट अ डिस्टेंस R/√2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। सो क्वेश्चन में हमारे दो कंसेप्ट लगे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा ये लगाया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए एक रिंग के लिए एक्सिस पर, जो हमारा डेरिवेशन पार्ट था जो हम लोगों ने करा था अभी इस वीडियो लेक्चर में। और सेकंड थिंग हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू होती है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। सो स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर के जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो हम उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस
प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। सो आपको ये डायग्राम गिवन है, this is x-axis, this is y-axis, and it is given that there are three charges. First is plus q which is placed at origin, second is minus 2q which is placed at the vertices of a equilateral triangle, and third is again plus q which is placed at this distance L, and these sides are L. Okay, so हमें find क्या करना है, we have to find the net dipole moment. So net dipole moment हमारा options क्या है हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन पार्ट पर जाएं तो यहाँ पर हम इस -2q को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, -q एंड -q। ओके, सो यहाँ पर हमारे क्योंकि डाइपोल में होना क्या चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। सो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए आप लोग यहाँ पर -2q को हमने -q स्प्लिट कर लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर दो डाइपोल मोमेंट्स आएंगी। फर्स्ट डाइपोल मोमेंट हमारी आएगी, इसके लिए जो हमारा यह है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड सेकंड डाइपोल मोमेंट जो हमारी आएगी वो दूसरे डाइपोल के लिए आएगी, जो हमारा ये -q और +q को लेकर के बनेगा ये। सो ये हमारी दो डाइपोल मोमेंट्स आएंगी। ओके, एंड इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स को अगर हम लोग देखें, सॉल्व करें तो क्या आएगा, लेट्स सी। फर्स्ट की जो हमारी डाइपोल मोमेंट आएगी वो डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज L। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P। सेकेंड की जो हमारी डाइपोल मोमेंट आएगी वो भी सेम ही आएगी, P दैट इज Q इंटू L। अब ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स के बीच का जो एंगल है हमारा वो एंगल है 60 डिग्री, एंड दीज टू डाइपोल मोमेंट्स आर एट 60 डिग्री एंड दे आर इक्वल। सो हमारा वेक्टर का शॉर्टकट क्या लगता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो और 60 डिग्री पर हो तो हमें ये तो पता लग गया कि जो P नेट आएगा वो P नेट आएगा √3 टाइम्स P के। व्हाट इज P? P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल चार्ज। सो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर P नेट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ P। अगर आप देखें दैट इज P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, एंड P1 एंड P2 की जो हमारी वैल्यूज हैं वो सेम है। ओके, तो यहाँ पर हमारा √3 भी आ जाएगा। अब P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, सो √3 Q इंटू L। अब ये हमारी सिर्फ वैल्यू आई है, अब हमें निकालना है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट जो आएगा हमारा 30 डिग्री बनाएगा इन दोनों के साथ। सो दिस विल बी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो P नेट दैट इज √3 QL इंटू -j कैप। तो ये जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे जेई के क्वेश्चंस है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, जेई का ही क्वेश्चन है दोबारा से। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम एंड -25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड on x-axis at x equals to 1 and x equals to 4 centimeter. The electric field at a point 3 meter on y-axis is given. So first of all आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है कि एक चार्ज है जिसको हमने x इक्वल टू 1 मीटर पर रखा है एंड एक चार्ज है जिसको हमने x इक्वल टू 4 मीटर पर रखा है। इन दोनों चार्जेस को हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज x इक्वल टू 0, एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन y एक्सिस एट अ y इक्वल टू 4 मीटर, दैट इज 3 मीटर। सो 3 मीटर पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ पर जो चार्ज गिवन है Q1 वो है √10 माइक्रोकूलम, एंड जो हमारा सेकेंड चार्ज है Q2 वो है 25 माइक्रोकूलम नेगेटिव का। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन माइक्रोकूलम में नहीं है। सो माइक्रो में नहीं है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, Q2 इज -10
और सॉरी माइनस 25 माइक्रोकूलम। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट अ डिस्टेंस 3 मीटर। ओके, सो ऑन वाई एक्सिस। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अगर हम देखें इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आएगी। दिस इज E1। ओके, अब ये जो E1 है ये x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ये दो कोऑर्डिनेट्स में है। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें, जेई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आपको पता है कि आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में आपको i, j, k की फॉर्म में दिया हुआ है। सो आपको x और y कोऑर्डिनेट में ब्रेक करना है इसको। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। तो E1 के जब आप दो कंपोनेंट्स करोगे तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा E1 cos अल्फा एंड ऊपर की तरफ आएगा E1 sin अल्फा। ओके, अब E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E1 इक्वल्स टू K Q1 over R square. This is 1, this is 3, so this will be under root 1 square plus 3 square, that is under root 10. Okay, and उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इज अंडर रूट 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो कूलम था उसको कूलम में कन्वर्ट करा एंड ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा। ये हमारा E1 आया। अब बात आती है cos अल्फा एंड sin अल्फा की। तो अगर आप यहां से देखेंगे cos अल्फा होगा दैट इज बेस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 10। ओके, एंड sin अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज दिस। ये हमारी फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अगर हम सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सेकंड चार्ज हमारा यहाँ पर नेगेटिव है। सो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हमारे अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी E2 टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगेन अब अगर हम ये एंगल बीटा ले लें, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी बीटा। तो E2 के जब आप कंपोनेंट्स करेंगे तो E2 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, इधर की तरफ आएगा E2 cos बीटा एंड इधर की तरफ आएगा E2 sin बीटा। अब E2 की वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करेंगे सो E2 इज इक्वल टू K Q2 over this distance and this distance will be, this is 3, this is 4, 3 square plus 4 square under root. So 3 square plus 4 square that will be 5 and K is 9 into 10 to the power 9. Q2 हमें जो चार्ज है 25 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 5 स्क्वायर 25। ओके, तो ये हमारे सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर हम इन दोनों को सुपरपोज करवा दें तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी E1 cos अल्फा माइनस E2 cos बीटा आई कैप। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, प्लस जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी माइनस हो जाएंगे, E1 sin अल्फा माइनस E2 sin बीटा j कैप। नाउ बस अब हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था अगेन जेई का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसकी कैलकुलेशन पार्ट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप देखेंगे आपको कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। E1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली है, E2 की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली है। cos अल्फा की वैल्यू हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करके निकाल लेंगे एंड cos बीटा की वैल्यू हम लोग बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करके निकाल लेंगे, तो हमारे यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। तो यह हमारा क्वेश्चन था जेई का, जिसका हमारा कंसेप्ट था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप दो चार्जेस की निकालेंगे एंड देन उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीआर सॉरी जेई का ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगेन। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको हम रब कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम, इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर, ओके, एट इक्विलिब्रियम द एंगल ऑफ पेंडुलम विद द वर्टिकल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है 2019। सो दिस इज अ पेंडुलम एंड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मास एंड चार्ज आपको 5 माइक्रोकूलम गिवन है एंड मास आपको गिवन है 2 ग्राम। और आपको इसने जो हम क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लगाई हुई है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में आएंगी। तो यहाँ पर इस बॉब के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टेंशन T जो थ्रेड में होगी, स्ट्रिंग में होगी। सेकेंड वेट mg। अब वर्टिकल के साथ आपसे एंगल पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसका कंपोनेंट्स या FBD ड्रॉ करें, दिस इज T, दिस इज mg, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। सो अगर हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स करेंगे तो कंपोनेंट्स करने के बाद हमारे 2 कंपोनेंट्स आएंगे, ऊपर की तरफ आएगा T cos थीटा एंड इधर की तरफ आएगा T sin थीटा। नीचे की तरफ हमारा आ जाएगा mg एंड आगे की तरफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी, या बॉब स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब y वाली फोर्सेस भी बैलेंस होंगी, x वाली फोर्सेस भी आपकी बैलेंस हो जाएंगी। सो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू Fe इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो होगी QE। सो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो tan थीटा हमारा आ जाएगा QE बाय mg। ओके, सो आपको फाइंड क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है। थीटा tan इनवर्स की फॉर्म में आपको सारे ऑप्शंस गिवन है, बस आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। Q is the charge which is 5 microcoulomb, 5 into 10 to the power minus 6. E is the electric field which is given in the question 2000 volt per meter, ये भी एक ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। M is the mass which is given 2 ग्राम, तो 2 into 10 to the power minus 3। फोकस करना है ऐसा यूनिट्स पर, क्योंकि जेई नीट में ऐसा यूनिट्स या जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उसकी यूनिट्स में बहुत अच्छे से प्ले करते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको फोकस करना है यूनिट्स के ऊपर। एंड जी इज 9.8 एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आप जी को 10 ले सकते हो, तो इसको सॉल्व करके आपका थीटा आ जाएगा tan इनवर्स की फॉर्म में। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे जेई के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कस करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी डाउट्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में शेयर करिए और इन वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो क्लास में नया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉरी। और इस चैप्टर में आपको ध्यान ये रखना है कि पोटेंशियल क्या होता है, यही बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि पोटेंशियल के कंसेप्ट्स क्या हैं, यही बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक क्लास के साथ, बेसिक कंसेप्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए और अपने डाउट्स हमें सेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच।